हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था डीसी मोटर। और डीसी मोटर के अंदर अपन लगभग 590 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और इस वीडियो में अपन आगे बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। तो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। डीसी मोटर में अधिकतम प्रतिशत हानि खाली स्थान के कारण होती है। देखिए, डीसी मोटर के अंदर मेरे पास एक तो होती है कोर हानियां, एक होती है मेरे पास ताम्र हानियां, और वायु हानियां भी होती है, और घर्षण हानियां भी वहां पे होती हैं। इसने पूछा सबसे अधिकतम कौन सी होती है, तो सबसे अधिकतम मेरे पास होती है ताम्र हानियां। कौन सी होंगी? ताम्र हानियां। इसका एक उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। अब ये क्यों होती है? क्योंकि ये होती है मेरे पास करंट के स्क्वायर के समानुपात में। और लोड के अंदर जब जब परिवर्तन होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो मेरे पास प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा करंट के ऊपर। इसीलिए सबसे ज्यादा जो हानियां होंगी वो कौन सी होंगी? मेरे पास ताम्र हानियां। तो इसका उत्तर क्या रहेगा अपने पास? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। डीसी शंट मोटर की आघूर्ण गति अभिलक्षण की विशेषता खाली स्थान होती है। मेरे पास मोटर कौन सी है? शंट मोटर। और शंट मोटर के अंदर मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो लगभग इस प्रकार बनता है, इस प्रकार थोड़ा झुकता हुआ, पर सीधी रेखा होता है। ये होता क्या है? सीधी रेखा, यानी कि एक झुकी हुई सीधी रेखा होगी मेरे पास। उत्तर क्या आएगा मेरे पास? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। डीसी मशीन में कोर हानियां खाली स्थान में होती हैं, केवल आर्मेचर में, ध्रुव मुख्य यानी पोल शू के अंदर, केवल योक के अंदर, आर्मेचर और पोल शू दोनों के अंदर। देखिए, मेरे पास मशीन के अंदर जो कोर हानियां होती है सबसे ज्यादा होती है आर्मेचर में, पहली बात तो, क्योंकि जहां पे एसी होगी वहां पे ही क्या होती है मेरे पास? कोर हानियां यानी लो हानियां। और इसके अलावा जो पोल शू होते हैं वहां पर भी क्या होती है मेरे पास? जो लो हानियां, यानी कौन सी हानियां? लो हानियां। तो वहां पर भी मेरे पास क्या होती है? जो पोल होता है, पोल के आगे वाला जो भाग होता है मेरे पास इस प्रकार, इसको काटता कौन है? आर्मेचर, इसको, इस वाले भाग को। तो यहां पर भी क्या होती है मेरे पास? लो हानियां होती हैं, यानी आर्मेचर के अंदर भी होती हैं और पोल शू के अंदर भी होती हैं। तो मेरे पास उत्तर क्या आएगा मेरे पास? डी ऑप्शन, यानी आर्मेचर और पोल शू दोनों में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। डीसी मशीन की क्षेत्र ध्रुव के निर्माण के लिए खाली स्थान भाग होता है, यानी मेरे पास बनाने क्या है? मुझे पोल बनाने हैं। तो पोल बनाने के लिए मुझे मेरे पास जो चाहिए होता है स्टेटर। यहाँ पे क्या होता है? योक। और यहाँ पे क्या क्या बनती है मेरे पास? एन ओवर एस पोल। यहाँ पर कौन चाहिए मुझे? स्टेटर। स्टेटर के बिना पोल में बना नहीं सकता, क्योंकि पोल क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। इसीलिए मुझे योग की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि डीसी सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा क्षेत्र को स्थिर रखते हुए बढ़ाई जाए, यानी कि जो मैं आर्मेचर करंट है यानी कि आई ए वो बढ़ा रहा हूं, पर आई एस सी का मान मैं क्या रख रहा हूं? स्थिर। इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा। तो मेरे पास जो टॉर्क होता है वो सीरीज मोटर में क्या होता है? आई एस सी और आई ए इन दोनों के समानुपात में होता है। और दोनों करंट क्या होते हैं? बराबर। तो टी समानुपाती क्या हो जाता है मेरे पास? आई स्क्वायर, ठीक है। पर मैं इसको क्या रख रहा हूं? स्थिर। तो जो टॉर्क बचेगा वो किस समानुपात में रहेगा? केवल और केवल आर्मेचर करंट क्या रहेगा? समानुपाती में। तो उत्तर क्या आएगा? विकसित टॉर्क आर्मेचर समानुपाती में होता है। उत्तर क्या आ जाएगा मेरे पास? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। डीसी मोटर की आर्मेचर धारा अधिकतम होती है जब मोटर खाली स्थान किया जाता है, यानी मेरे पास आर्मेचर करंट अधिकतम कब रहेगी? जब अपन मोटर चालू करते हैं उस टाइम मोटर लगभग 5 से 7 गुना करंट ज्यादा लेती है। कब लेती है? जब मोटर को अपन चालू करते हैं। जब वो बंद रहती है, बंद, जब मोटर मेरे पास बंद है उसको मैंने चालू किया, चालू करती मोटर क्या लेती है? 5 से 7 गुना करंट। इसीलिए अपन क्या लगाते हैं? स्टार्टर, यानी स्विच ऑन करते ही मोटर क्या लेगी? 5 से 7 गुना करंट ज्यादा लेती है। तो सबसे अधिकतम करंट कब होगी? जब चालू करेंगे। उसके बाद में जब मोटर न्यूनतम गति पर चलेगी उस समय भी क्या होती है? अधिकतम करंट, पर इसकी अपेक्षा ज्यादा नहीं होती इसके अंदर। तो उत्तर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। डीसी शंट मोटर एक खाली स्थान होती है, परिवर्तित गति वाली मोटर। तो
ये होती है मेरे पास सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर है। तो शंट मोटर लगभग स्थिर गति वाली मोटर कहलाती है। उसके अंदर क्या होता है मेरे पास जो फाई एस एच होता है मेरे पास, वो लगभग क्या रहता है मेरे पास आई एस एच के क्या होता है समानुपात में। तो वो रहेगा क्या मेरे पास स्थिर रहेगा। इसीलिए मोटर की गति भी क्या रहती है लगभग स्थिर। लोड के ऊपर 2 से 5% घट जाती है, पर गति लगभग रहती क्या है स्थिर। इसीलिए इसका नाम क्या है स्थिर गति वाली मोटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत रेल इंजन के गति कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। फ्लक्स कंट्रोल विधि। पहले इसके बारे में बताता हूं। तो इसका रेल इंजन में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि फ्लक्स अगर अपन कंट्रोल करते हैं तो मोटर के अंदर टॉर्क के मान में कमी या वृद्धि हो जाती है, जिससे रेल इंजन काम नहीं कर पाएगा ढंग से, वो लोड उठा नहीं पाएगा। तो इस विधि का उपयोग अपन वहां पे नहीं करते। अगला ऑप्शन क्या है, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि का उपयोग अपन वहां पे नहीं करते, क्योंकि अगर मैं आर्मेचर करंट वोल्टेज में कमी या वृद्धि करूंगा तो आर्मेचर करंट में भी क्या होगी कमी और वृद्धि। उसकी वजह से जो वहां पे टॉर्क बनेगा वो आर्मेचर धारा क्या होता है समानुपाती। तो टॉर्क में भी क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो ये विधि भी मैं वहां पे प्रयोग नहीं कर सकता। अगला ऑप्शन क्या है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि। इसका भी प्रयोग मैं रेल इंजन में कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो यहाँ पे मेरे पास चाहिए मशीनें चाहिए मुझे 3। अब रेल ट्रेन है, वो ट्रेन के अंदर सारी सप्लाई उपलब्ध नहीं होती, मुझे वहां पे एसी भी चाहिए और डीसी भी चाहिए, तो वहां पर मेरे पास मिलती नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, श्रेणी समांतर विधि। तो रेल इंजन में कौन सी विधि उपयोग करते हैं अपन, सीरीज और पैरेलल विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सीरीज मोटर नो लोड पर उच्च गति होती है क्योंकि। देखिए नो लोड पर ज्यादा गति होने का रीजन क्या होता है कि नो लोड के ऊपर मोटर सबसे कम करंट लेती है, सबसे कम करंट। अब करंट कम तो आर्मेचर करंट कम, अगर आर्मेचर करंट कम तो गति का मान ज्यादा। उत्तर क्या आएगा, लो आर्मेचर करंट। क्योंकि सीरीज मोटर के अंदर आर्मेचर करंट कम रहेगी तो फील्ड की करंट भी क्या रहेगी कम, और फील्ड की करंट कम रहेगी तो फाई एससी का मान क्या रहेगा कम, और गति जो समानुपात होती है 1/फाई के समानुपात होती है, ये कम तो गति का मान ज्यादा। उत्तर क्या आ जाएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक शंट मोटर खाली स्थान के साथ शुरू की जा सकती है। तो शंट मोटर है मेरे पास, शंट मोटर तो स्टार्टर डीसी का एक ही है मेरे पास, इसके अंदर 3 बिंदु स्टार्टर। ये एसी में काम लेते हैं, ये भी एसी में, ये भी एसी में। ठीक है, वो 3 बिंदु भी कर सकता हूं मैं, यहाँ पे 4 बिंदु भी कर सकता हूं। ठीक है, और 2 बिंदु स्टार्टर केवल और केवल सीरीज मोटर के ही काम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव नहीं है। दिक् परिवर्तक पर भारी स्पार्किंग का कारण होता है, सही बात है, क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी तो मेरे पास जो कम्यूटेटर होता है वहां पे स्पार्किंग का मान बढ़ जाता है। ये बात उसकी क्या सही है, ये पूछ रहा प्रभाव नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, ये मुख्य फ्लक्स को कमजोर करता और नष्ट कर देता है। ये भी बात सही है इसकी, क्योंकि मेरे पास अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया हुई तो आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और वहां पे क्या पैदा होती है स्पार्किंग। तो ये बात भी इसकी क्या सही है। इससे उत्पन्न ईएमएफ कमजोर हो जाता है, ये भी बात क्या इसकी सही, क्योंकि मेरे पास जब फ्लक्स कमजोर होगा तो वहां पे पैदा होने वाला ईएमएफ भी क्या हो जाएगा कमजोर। ये बात भी क्या इसकी सही। तो बचा कौन, एक ही ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा गलत। इसका उत्तर क्या आएगा मेरे पास, डी ऑप्शन। यह अधिक भार धारा का कारण होता है, कभी नहीं होता। लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर प्रतिक्रिया करंट नहीं बढ़ाती, लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट खींचता है, प्रतिक्रिया की वजह से करंट नहीं खींचता आर्मेचर। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक मोटर को रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है, सही बात है किया जा सकता है। आसानी से डीसी सीरीज मोटर पर लागू नहीं होता, गलत बात है, होता है लागू। आसानी से डीसी शंट मोटर पर लागू किया जा सकता है, सही बात है। जब शंट मोटर की विशेष ओवरहोलिंग होती है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये बात भी क्या इसकी सही। यानी कि मेरे पास जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग विधि है वो डीसी सीरीज मोटर भी इस मोटर यानी डीसी सीरीज मोटर के ऊपर भी क्या होती है, लागू होती है। इसका उपयोग वहां पे किया जा सकता है, वो भी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती। शंट मोटर पर भी उपयोग कर सकता हूं।
ओवरहोलिंग का मतलब होता है मेरे पास जब लोड बार बार क्या होता है चेंज होता हो, बहुत बार चेंजिंग होती है लोड के अंदर, तो वहां पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग मैं नहीं कर सकता। ये भी बात क्या है इसकी सी। फिर गलत कौन सा था ये, यानी ये बात क्या है इसकी गलत है। उत्तर क्या आएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन का पोल बनाए जाते हैं। जो डीसी मशीन जो होती है मेरे पास, वहां पे कभी भी लेमिनेटेड कोर के पोल नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि पोलों के अंदर होती कौन है, डीसी। और डीसी होने की वजह से वहां पर मेरे पास लो हानियां, भंवरदार हानियां और हिस्टैरिसीस लॉस कभी नहीं होते। इसीलिए जो पोल बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, डले हुए लोहे के। तो डीसी मशीन में पोल किसके बने होंगे, डले हुए लोहे के। पर जो पोल शू बना होगा वो किसका बना होगा, सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होगा, सिलिकॉन इस्पात का। ठीक है। आर्मेचर भी किसका बना होगा, सिलिकॉन इस्पात का। क्योंकि वहां दोनों जगह क्या होती है मेरे पास, एसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक मोटर खाली स्थान के कारण शोर दे सकती है। यानी मेरे पास कोई मोटर है वो आवाज ज्यादा कर रही है, उसका रीजन क्या क्या हो सकता है, चुंबकीय प्रभाव हो सकता है। भाई कोई चुंबकीय बार बार बदलता हो तो वहां पर क्या होती है मेरे पास, आवाज ज्यादा करती है मोटर। ठीक है। दोषपूर्ण बियरिंग, अगर बियरिंग के अंदर दोष हुआ, जैसे मान ली बियरिंग घिस गया, उसके अंदर जो ग्रीस था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, तो वहां पे आवाज करने लग जाती है मोटर। ठंडी हवा, अगर हवा अचानक अंदर जाती है तो उसकी वजह से मोटर आवाज करने लग जाती है, क्योंकि हवा कटेगी तो वहां पे आवाज जरूर आएगी। तो ये तीनों क्या इसके सही। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी सीरीज मोटर के मामले में यदि एक प्रतिरोध को इसके खाली स्थान जोड़ दिया जाए तो निर्बाध गति को सीमित करना संभव होता है। यानी मेरे पास मोटर कौन सी, सीरीज मोटर। उस सीरीज मोटर की गति को मैं क्या करना चाहता हूं, नो लोड के ऊपर लगभग स्थिर रखना चाहता हूं, ताकि मोटर की गति ज्यादा बढ़े नहीं। और अगर मैं फील्ड वाइंडिंग के साथ कोई भी परिवर्तन करता हूं, फील्ड के साथ छेड़छाड़ करता हूं, गति का मान हमेशा बढ़ेगा। और आर्मेचर के साथ छेड़छाड़ करूंगा तो गति का मान हमेशा घटेगा। ठीक है। तो किसके साथ जोड़ूंगा, आर्मेचर टर्मिनलों के साथ मैं इसको जोड़ दूंगा। ठीक है। तो मेरे पास जो गति होगी वो क्या नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी। तो गति क्या हो जाएगी मेरे पास, सीमित हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट मोटर के लिए प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पे होता है। तो मोटर चाहे कोई भी हो, उसका जो शुरुआती प्रतिरोध रहेगा वो क्या रहेगा, डीसी मोटर का कम ही रहता है, क्योंकि वहां पे आर्मेचर घूम नहीं रहा होता। आर्मेचर के अंदर ईबी क्या होता है, जीरो। और आर्मेचर ईबी जीरो होने की वजह से आर्मेचर खुद का प्रतिरोध क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। और शंट मोटर है, अब मान लीजिए ये क्या है मेरे पास, शंट मोटर, यहाँ पे क्या है आर्मेचर। अब दोनों को कौन से क्रम में आगे, समानांतर में। अब इसका प्रतिरोध मापूंगा तो कम मान से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो प्रतिरोध क्या रहेगा इसका, न्यूनतम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी शंट मोटर में ब्रश को घुमाव की दिशा में स्थानांतरित किया जाता है। इस कम्यूटेशन के साथ अगर मैं मान लीजिए ब्रश को आगे दिशा में क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, उसकी वजह से वहां पे जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, बेहतर बोले तो बढ़िया गति हो जाएगी। बार बार आवाज नहीं आएगी, कम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास कम्यूटेशन होगा तो वहां पे गति में वेरिएशन आने लग जाते हैं। और वेरिएशन को खत्म करने में ब्रश क्या कर देता हूँ, आगे की तरफ थोड़ा खिसका देता हूँ। अब आगे खिसकाऊं तो गति तो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी पहले की अपेक्षा, और गति का मान बढ़ भी जाएगा। तो क्या है मेरे पास, डी ऑप्शन, बेहतर होगी और बड़ी भी अपनी गति प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धारित मान से नीचे डीसी शंट मोटर की गति को बदलने के लिए क्षेत्र प्रतिरोध बढ़ाया जाए। क्षेत्र प्रतिरोध को अतिरिक्त प्रतिरोध को आर्मेचर के साथ सीरीज में शामिल किया जाए। एक अतिरिक्त प्रतिरोध को क्षेत्र कुंडली के समांतर में रखा जाए। अतिरिक्त प्रतिरोध को आर्मेचर की कुंडली के समांतर में रखा जाए। देखिए, अगर मुझे गति को बढ़ाना पड़े, यानी बेस गति से बढ़ाना पड़े, तब मैं करता हूं फील्ड के साथ छेड़छाड़। तो फील्ड वाले ऑप्शन सारे काट दो, क्योंकि मुझे गति को घटाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो फील्ड कट गया, और यहाँ पर भी कौन आ गया, क्षेत्र आ गया, ये भी कट गया। बच्चे कौन, दो ऑप्शन। एक आ गया सीरीज, आर्मेचर सीरीज में जोड़ो प्रतिरोध को, एक आ गया समानांतर में। तो अगर गति मुझे घटानी पड़े तो आर्मेचर करंट का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब कम कब होगा, जब आर्मेचर सीरीज में क्या जुड़ेगा, प्रतिरोध।
तो उत्तर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। यानी एक अतिरिक्त प्रतिरोध को आर्मेचर की सीरीज के साथ जोड़ दिया जाए तो मेरे पास शंट मोटर की गति का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर उल्लिखित शक्ति इंगित करती है। यानी कि मेरे पास कोई भी मोटर आती है, उस पर प्लेट लगी होती है, उसको अपन नेम प्लेट बोलते हैं, टाइटल प्लेट बोलते हैं। उसके ऊपर जो जो मान लिखा जाएगा वो मोटर का जो आउटपुट रहेगा वो ही लिखा जाता है उसके ऊपर। भाई ये 5 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है, इस प्रकार जो भी आउटपुट होता है वो लिखा जाता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा मेरे पास? शाफ्ट पर उपलब्ध आउटपुट शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है थोड़े। देखिए, डीसी मशीन की कुंडली जिसे नहीं खोला जाना चाहिए तब जब ऊर्जित हो, यानी कि उसके अंदर सप्लाई जा रही हो, उस समय उस कुंडली को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। तो श्रेणी वाइंडिंग, अगर श्रेणी वाइंडिंग को मैं ओपन करता हूं तो मोटर बंद हो जाएगी, ये तो नहीं आएगा। इंटरपोल, इंटरपोल को हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आर्मेचर हट जाएगा वहां से, तो ये भी नहीं आएगा। प्रतिकारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसको हटाऊं तो भी आर्मेचर हटेगा, तो इन तीनों में मोटर गति क्या हो जाती है? 0। पर शंट फील्ड की वाइंडिंग हटा दूंगा तो वहां पे गति का मान भयानक रूप से बढ़ जाता है। यानी जब मेरे पास मोटर चल रही है और शंट वाइंडिंग हटा दूं मैं अचानक, तो वहां पे 5 का मान क्या हो जाता है? कम, और गति का मान ज्यादा। और आर्मेचर के पास करंट जा ही रही है तो आर्मेचर घूमता रहेगा, तो वहां पे गति का मान भयानक रूप से बढ़ सकता है। तो कभी भी इसको नहीं हटाया जाना चाहिए। उत्तर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी मोटर में वायु हानि खालिस्तान के अनुपात में होती है। तो मेरे पास कोई भी वायु हानियां होती हैं वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, आपूर्ति वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। वोल्टेज चाहे घटाओ या बढ़ाओ, वायु हानियां तभी होंगी जब वहां पे क्या होगी? गति। तो फ्लक्स पे भी डिपेंड नहीं करती। तो क्या आएगा इसका उत्तर? आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपात होती है कौन सी हानियां? वायु हानियां, यानी एयर लोड, एयर लॉस, विंडेज लॉस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तभी होते हैं जब अब मेरे पास कोई मशीन गति करेगी। उत्तर क्या आएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी शंट मोटर बिना किसी भार के चल रही है। यदि आर्मेचर को एक प्रतिरोध के द्वारा शंट किया जाता है तब इसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पास अगर फील्ड के साथ छेड़छाड़ करोगे गति का मान बढ़ेगा, और आर्मेचर के साथ करो तो गति का मान घटेगा। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी मशीन में लो हानियां खालिस्तान विविधता से स्वतंत्र होती हैं। लो हानि जो मेरे पास होती है वोल्टेज पे डिपेंड करती है। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट का मान बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगी तो वहां पे फ्लक्स का मान बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो लो हानियां बढ़ जाएगी। यानी कि ये वोल्टेज पे डिपेंड करती हैं हानियां, गति पर भी डिपेंड करती हैं। गति बढ़ गई तो वहां पे कटने वाला फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ गया इसका मतलब एफ बढ़ने से लो हानियां चेंज हो जाती हैं। तो इन दोनों पर तो डिपेंड करती हैं, और लोड पे डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी। लो हानियां केवल और केवल बाहर से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, लोड पे डिपेंड नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी कंपाउंड मोटर के शुरुआत के दौरान खालिस्तान से अधिक बचाने के लिए सीरीज क्षेत्र को लघुपतित किया जाता है। कंपाउंड मोटर के अंदर जो मेरे पास डिफरेंशियल मोटर आती है उसको चालू करने से पहले सीरीज वाइंडिंग क्या करते हैं अपन? शॉर्ट सर्किट। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पास जो शंट वाइंडिंग होती है उसके पास करंट जा नहीं पाती, सबसे पहले किसके पास जाएगी? सीरीज के पास। तो मोटर उल्टी दिशा में घूम जाएगी, उल्टी दिशा में, वो भी कितनी गति से? ज्यादा गति से, क्योंकि वहां पे सीरीज का फ्लक्स बन नहीं पाएगा पूरा। फ्लक्स कम होने की वजह से गति का मान ज्यादा होता है। यानी कि गलत दिशा में तेज गति से चलने से बचाने के लिए मैं शुरुआत में क्या कर देता हूँ? सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट, और मोटर चल गई उसके बाद में उस वाइंडिंग को क्या कर देता हूँ? वापिस से सर्किट में ले आता हूँ। ऐसा केवल एक ही मोटर में करते हैं, डिफरेंशियल मोटर में। और दूसरी बात, इस मोटर का यूज अपने नहीं करते। बस रीजन क्या है इसका? यही है, ये मोटर उल्टी घूम सकती है लोड के साथ। देखिए, एक डीसी मोटर की काउंटर ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ बोलते हैं बैक ईएमएफ को। किसको बोलते हैं? बैक ईएमएफ को। पराई आपूर्ति वोल्टेज से अधिक होता है, आपूर्ति वोल्टेज की सहायता करता है, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, इस आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करता है।
तो मेरे पास जो बैक ईएमएफ होता है वो आपूर्ति वोल्टेज की सहायता कभी, पहले बात, ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है, और इसकी सहायता भी नहीं करता। इसका विरोधी विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है? विरोधी विद्युत वाहक बल, इसलिए नाम क्या है इसका? बैक ईएमएफ। ये दो तो क्या हो गए? गलत हो गए। और देख लेते हैं इसके आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रित करता है, तो आर्मेचर ये नहीं करता, ठीक है। और ऊर्जा रूपांतरण में सहायता करता है, उत्तर क्या है इसका? सी ऑप्शन। क्योंकि मेरे पास जो बैक ईएमएफ होता है वो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? बैक ईएमएफ। यानी कि मेरे पास मैं डीसी दी, वहां पे एसी में चेंज हो गई, एसी में चेंज होने के बाद में वहां पे वो किसके रूप में बदल गई? यांत्रिक के रूप में। ये ऊर्जा क्या हो रही है यहाँ पे? चेंज। इसमें मेन चीज थी वो कौन था? बैक ईएमएफ। अगर ये नहीं होता तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटर में आर्मेचर चालक खाली स्थान के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है। यानी आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है वो किस प्रकार का होता है? ये बात तो मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। एसी होता है। कौन सा होता है? एसी। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन। सोचने की भी जरूरत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक डीसी मशीन पे लगाया गया वोल्टेज कितना है? 230 वोल्टेज। तो विकसित अधिकतम शक्ति के लिए बैक ईएमएफ क्या होना चाहिए? अगर मेरे पास मोटर है तो उसमें जो बैक ईएमएफ बनेगा वो वोल्टेज का आधा होना चाहिए। बैक ईएमएफ वोल्टेज आधा होगा तब क्या होगी? मेरे पास अधिकतम शक्ति विकसित होगी। अगर जनित्र है तो वहां पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो वहां पे प्रेरित ईएमएफ का क्या होना चाहिए? आधी। तब अधिकतम क्या होगा? पावर होगी। तो यहाँ पे क्या मोटर है? डीसी मोटर की बात कर रही है। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ कितना होना चाहिए मेरे पास? वी का आधा। वी कितना? 230/2। तो वहां पे क्या होगी? अधिकतम पावर विकसित होगी। उत्तर कितना आ जाएगा? काटने पर 115 वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी मशीन में प्रतिकारी वाइंडिंग रखी जाती है। प्रतिकारी बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। कहां पे रखते हैं? तो पहली बात तो इस प्रतिकारी वाइंडिंग को आर्मेचर सीरीज में जोड़ते हैं, पर आर्मेचर में लगाते नहीं है इसको। लगाते कहां पर है? जो मेरे पास पोल होते हैं ना, ये होता है पोल कोर। इस पोल के पोल शू पे लगाते हैं। यहाँ पर पहले ये लगेगी वाइंडिंग, कौन सी वाली? प्रतिकारी वाइंडिंग। उसके बाद में फील्ड वाइंडिंग लगेगी। तो कहां पे लगाते हैं? ध्रुव मुखों के योग पर। उत्तर क्या जाएगा इसका? ए ऑप्शन। इंटरपोलर गैप में योग पर। ये जो बात गलत है इसकी, यहाँ पर कोई वाइंडिंग नहीं होती गैप में। तो आर्मेचर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो प्रतिकारी वाइंडिंग कहां पे लगाते हैं अपन? पोल शू पे लगाते हैं, ये याद रखना, ना कि पोल कोर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक डीसी मशीन में आर्मेचर चाल को कभी कभी तिरछा बना देते हैं अपन। यह खाली स्थान को कम करने के लिए किया जाता है। यानी मेरे पास जो आर्मेचर में दांते होते हैं उनको कभी कभी अपन क्या करते हैं? तिरछा बनाते हैं। कभी भी एक्यूरेट सीधा नहीं रखते। सीधा नहीं लो हानियों से वहां पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। चाहे आप तिरछा बनाओगे चाहे सीधा बनाओगे, लोहा तो उतना ही लगेगा। तांबर आने से भी वहां पे कुछ नहीं होने वाला। भंवरदार आने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बचा कौन? कंपन। यानी अगर मैं उनको स्ट्रेट बनाता हूं तो वहां पे मोटर लॉकिंग होने लग जाती है। और मोटर लॉकिंग होगी तो कंपन करने लगती है, लोड बढ़ेगा उसके साथ, यानी वाइब्रेशन। तो वहां पे जो कंपन होती है उन कंपनों को खत्म करने में क्या करता हूँ? खांचों को थोड़ा तिरछा बना देता हूँ। फायदे क्या क्या है? लॉकिंग से बचने के लिए, वाइब्रेशन या कंपनों से बचने के लिए, लोड को वहन करने के लिए। क्योंकि लोड बढ़ेगा तो वहां पे कंपन ज्यादा पैदा होती है, मोटर इस कंपन हिलने लग जाती है जोर जोर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी मशीन में आंशिक पिच वाइंडिंग खाली स्थान के लिए नियोजित की जाती है। आंशिक बोलते हैं छोटी वाइंडिंग को, यानी 180 डिग्री पे नहीं करते, 180 डिग्री से कम पे करते हैं। अब 180 से कम पे करूंगा तो मेरे पास तांबे की बचत होगी, पहली बात तो, और शुद्ध एसी पैदा होगी उसके अंदर। अगली बात, वोल्टेज के मान में भी क्या आ जाएगी? कमी। वोल्टेज भी क्या पैदा होगी? कम होगी, क्योंकि वाइंडिंग छोटी होगी। इसका मतलब वोल्टेज भी वहां पे क्या पैदा होगी? कम होगी। अगर वोल्टेज कम पैदा हुई तो करंट का मान कम हो जाएगा, और करंट कम तो स्पार्किंग कम। इसका मतलब स्पार्किंग कम होगी, तांबे की बचत भी होगी। उत्तर क्या आएगा? डी ऑप्शन। वोल्टेज में वृद्धि नहीं होगी। वोल्टेज में वृद्धि तब होगी जब मेरे पास वाइंडिंग क्या होगी? लॉन्ग पिच। कौन सी वाइंडिंग? लॉन्ग पिच के अंदर ज्यादा वोल्टेज पैदा होती है। तो आंशिक पिच वाइंडिंग में ज्यादा वोल्टेज पैदा नहीं होती। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।